हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का जो वीडियो रहेगा ये 22 और 23, इसमें 22 और 23 की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो जो होगा ये यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगा। और कुछ डाउट्स मेरे पास में लगातार लोगों के आ रहे थे, मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के, तो जो मैंने सोचा कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ इसको क्लियर कर देते हैं। बाकी और जो भी आप लोगों के डाउट्स होते हैं उसके लिए हम लोग संडे टॉक करते हैं, तो वहाँ पर आकर आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर किया करो। लेकिन उसके बाद भी कई लोगों के डाउट्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसको चलो बीच में वीडियो के टाइम पर ही हम लोग इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और वो जो भी डाउट्स थे वो कोर्स से रिलेटेड थे, तो उसको बताना जरूरी था, क्योंकि कई सारे लोग ना अगर गलत कोर्स परचेज कर लेंगे तो फिर उसके बाद उनके मैसेज वगैरह आते हैं कि सर इसको सही कराओ, ये मैंने गलत कर लिया, इसकी वैलिडिटी क्या होगी, ये सारी चीज़ें थी। तो अभी क्या हुआ है कि हम लोगों ने अपना एक 499 रुपीज़ में क्विज़ का एक बैच लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम लोग क्विज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, क्विज़ डिस्कस की जाती है उसमें। तो उसमें लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। तो 499 रुपीज़ का वो बैच है। जिन्होंने ऑलरेडी बैंकिंग मास्टर परचेज कर रखा है 999 वाला, उनको बिल्कुल भी नहीं लेना है, उसमें ये इंक्लूडेड रहेगा, उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा भी सभी लोग जिन्होंने बैंकिंग मास्टर नहीं लिया, जिसको और जो भी चाहे फिर वो ले सकता है। ठीक है, जिन्होंने 499 रुपीज़ का बैच लिया हुआ है आरआरबी पीओ का, स्केल 2 स्केल 3 वालों का जो छोटा वाला बैच आया हुआ है अप्रैल से लेकर सितंबर तक वाला, उसमें क्विज़ नहीं मिलेंगी। उसमें क्विज़ मिलेंगी, लेकिन उसमें सिर्फ इतनी क्विज़ मिलेंगी कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक, जनवरी फरवरी मार्च ये नहीं मिलेगा। और उधर सितंबर एग्जाम होने के बाद में मई जून जुलाई उसके अक्टूबर नवंबर दिसंबर के जो भी हैं वो क्विज़ वहाँ पर आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो कहीं पर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो क्विज है, जिन्होंने पीडीएफ कोर्स लिया हुआ है उनको परचेज करना है, या जो कोई कोर्स नहीं लिए सिर्फ क्विज से अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ने बैंकिंग मास्टर बैच लिया हुआ है तो उसमें वो कोर्स मिलेगा। अगर किसी ने 499 रुपीज़ का वीडियो कोर्स लिया हुआ है आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए, या फिर स्केल 2 स्केल 3 के लिए जो छोटा बैच लॉन्च किया गया है अप्रैल से लेकर सितंबर तक वाला, तो वो लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। उनको यहाँ पर जनवरी फरवरी और मार्च के भी क्विजेज मिलेंगी। जो मंथली बेसिस पर पीडीएफ लेते हैं वो ले सकते हैं। तो ये सभी लोग जो है इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स को लेकर भी कुछ डाउट्स आ रहा था लोगों का कि कौन सा कोर्स लें कौन सा कोर्स ना लें आरआरबी उसके लिए, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए, या फिर सभी बैंकिंग एग्जाम के लिए। तो स्केल 2 स्केल 3 और सभी बैंकिंग एग्जाम के लिए हमने एक बैंकिंग मास्टर बैच लॉन्च किया हुआ है ऑलरेडी 999 रुपीज़ में। तो उसमें सारे बैंक एग्जाम कवर होंगे। उसके बाद और स्केल 2 वालों के लिए मैं वही रिकमेंड करता हूँ कि आप 999 वाला लीजिए, जिसमें आपको जनवरी से लेकर सितंबर तक सारे कंटेंट मिले, इवन जनवरी से लेकर दिसंबर तक वहाँ पर मिलेगा आपको। लेकिन फिर भी कई बार लोग क्या कर रहे हैं कि वो 499 का भी बैच लेना चाह रहे हैं। तो 499 का भी बैच ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रिकमेंडेड नहीं रहेगा मेरी तरफ से। लेकिन अगर ले भी लेते तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें कंटेंट नहीं मिलेगा। अप्रैल से लेकर सितंबर तक को मिलेगा ही, और अप्रैल से लेकर सितंबर तक की क्विज भी वहाँ पर मिलेंगी। ठीक है ना, तो ये आप ले भी सकते हो। लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ स्केल 2 और स्केल 3 वालों के लिए, उनको बैंकिंग मास्टर ही करता हूँ, क्योंकि फरवरी और मार्च से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए ये वाला कोर्स होता है ये रिकमेंडेड होता है। ठीक है, तो बस यही कुछ डाउट था लोगों का। क्विज को लेके सबसे ज़्यादा डाउट था, तो क्विज किसको परचेज करना है, किसमें कौन से कोर्स में क्विज इंक्लूडेड रहेगी, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा किसी का और कुछ भी डाउट होता तो फिर हम लोग संडे टॉक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस इतना छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। तो बस बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं देंगे, सीधे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे चीज़ों को। और क्वेश्चन से चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए हमको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पेमेंट्स विजन 2025 व्हिच वाज रिसेंटली रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स डीपीएसएस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, पेमेंट्स विजन 2025 का विषय की थीम क्या होगी, जिसे हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान और निपटान प्रणाली डीपीएसएस द्वारा जारी किया गया था। रिजर्व बैंक के डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम डीपीएसएस के द्वारा अभी हाल ही में, ठीक है, पेमेंट्स विजन 2025 रिलीज किया गया था। तो उसकी थीम क्या है ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले आंसर जानते हैं उसके बाद में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा है ये। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसकी जो थीम हो जाएगी उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थीम इसकी हो जाएगी ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन एवरीवेयर एंड एवरी टाइम 4 E's। ठीक ना, 4 E's हैं ये टोटल, ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन एवरीवेयर एंड एवरी टाइम, ये तीनों ये याद रखना। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा और इसकी थीम होगी ई पेमेंट्स फॉर एवरीवन एवरीवेयर एंड एवरी टाइम 4 E's। इस तरीके से आप लोग याद कर लेना। पेमेंट्स विजन 2025 आरबीआई के डीपीएसएस के द्वारा जारी किया गया और इसकी जो थीम थी 4 E's, पेमेंट्स फॉर एवरीवन एवरीवेयर और एवरी टाइम।
ऑप्शन को कॉम्प्लिकेटेड करना होगा, क्वेश्चन टफ करना होगा, तो इसको घुमा देंगे। एवरीवन की जगह पे पहले एवरीवेयर कर देंगे, फिर एवरी टाइम कर देंगे। इसका सीक्वेंस बदल सकते हैं क्वेश्चन टफ करने के लिए, मिलता जुलता ऑप्शन देने के लिए, क्वेश्चन गलत करने के लिए, ठीक है। तो ये गलती आप लोग मत करना है, इसको याद कर लेना, एवरीवन, एवरीवेयर एंड एवरी टाइम, बस एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम, इस तरीके से आप लोग कर लेना, ठीक है ना। पहले 1 आता है, देखो अब हम गिनती अगर स्टार्ट करते हैं तो पहले 1 से आता है, तो इस तरीके से याद कर लेना कि पहले एवरीवन रहेगा, उसके बाद में एवरीवेयर यानी कि WR आ जाएगा, फिर एवरी टाइम के लिए T आ जाएगा। इस तरीके से कुछ भी करके आप लोग याद कर लेना। सीक्वेंस इसका ऐसे होना चाहिए, मिलता जुलता, थीम बदल सकते हैं। देखो जैसे मैंने भी सारे ऑप्शन बनाए, देखो उल्टे सीधे से बना दिए ना इधर उधर, तो इस तरीके से वो लोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ के भी जा रहे हैं उसके बाद में भी गलत करके आ रहे हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर है पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर एंड एवरी टाइम, इसका आंसर होगा। RBI के DPSS के द्वारा पेमेंट्स विजन 2025 रिलीज किया गया था। ये क्वेश्चन बढ़िया है, RBI की इन्वॉल्वमेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो सभी क्वेश्चन जहां पर RBI की इन्वॉल्वमेंट होती है, किसी भी हमारे बैंक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, स्केल 2 और स्केल 3 वालों के लिए तो खास तौर से ही होता है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी उन्हीं में से एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा डीप में जाकर पढ़ेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा क्वेश्चन है, टू दी पॉइंट चीजों को पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट करके ध्यान से आप लोग सुनना। क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में मिलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं बता देता हूँ कि इसको ध्यान से सुन लेना आप लोग, जो कम इंपॉर्टेंट होता है उसको उसी टाइम पर मैं बता देता हूँ कि वन लाइनर रहेगा, पढ़ो और आगे बढ़ो, इस तरीके के सिनेरियो से हमको चलना होता है, ठीक है। तो RBI के डिपार्टमेंट्स ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट ने अभी हाल ही में पेमेंट्स विजन 2025 नाम से एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया हुआ था, और इसकी थीम क्या थी यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर इसकी थीम है, ये आप लोगों को बता दी गई है, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव जो है, प्रत्येक यूजर को, सभी यूजर्स को सेफ, सिक्योर, फास्ट, कन्वीनियंट और एक्सेसिबल, अफोर्डेबल ई पेमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करना है। सभी यूजर्स को सेफ, सिक्योर, फास्ट, कन्वीनियंट, एक्सेसिबल और अफोर्डेबल ई पेमेंट्स ऑप्शन प्रोवाइड करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। कई प्रकार, मतलब जो भी इनके स्टेक होल्डर्स हैं, लगभग विभिन्न स्टेक होल्डर्स से प्राप्त इनपुट और RBI की बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट की गाइडेंस में ये पेमेंट्स विजन 2025 डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पेमेंट विजन 2025 डॉक्यूमेंट किसकी सुपरविजन में, किसकी सलाह पर ये तैयार किया गया था। तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एंड बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ RBI, ठीक है ना। तो RBI की बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट और कई सारे जो विभिन्न प्रकार के जो दूसरे तरीके से कई स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी के सलाह से RBI की बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट की गाइडेंस में ये पेमेंट विजन 2025 डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, ठीक है ना। 2025 तक होने वाली गतिविधियों को इस डॉक्यूमेंट में शामिल किया गया है, और इसका जो मुख्य लक्ष्य है, इस डॉक्यूमेंट का जो मेन मुख्य लक्ष्य है, इसके 5 मुख्य लक्ष्य हैं। कौन कौन सा है? पहला इंटीग्रिटी, इंक्लूजन, इनोवेशन, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन, ये 5 इसके जो है मेन इसके लक्ष्य हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 5 लक्ष्य आप लोगों को बता दिए गए, किसके किसके गाइडेंस से ये मतलब डॉक्यूमेंट जो है ये रिलीज तैयार किया गया, ठीक है। ये आप लोगों को बता दिया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये आप लोगों को बता दिया गया है, अभी तक थीम क्या है ये आप लोगों को बता दी गई है। कुछ और जानते हैं तो 2019 से 21 तक के दौरान लिए गए पेमेंट्स इनिशिएटिव के आधार पर ये पेमेंट विजन 2025 का निर्माण किया गया है, उसको तैयार किया गया, ठीक ना। 19 से 21 में लिख दे रहा हूँ। 2019 से लेकर 2021 तक के दौरान लिए गए पेमेंट्स इनिशिएटिव के आधार पर इस पेमेंट विजन 2025 का निर्माण किया गया है, इसको तैयार किया गया है। 47 स्पेसिफिक इनिशिएटिव और 10 एक्सपेक्टेड आउटकम्स को इसमें कवर किया गया है, ठीक ना। 47 एक्सपेक्टेड इनिशिएटिव और 10 एक्सपेक्टेड आउटकम्स, 10 नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम्स को इसमें कवर किया गया है। इस डॉक्यूमेंट में कुछ अनुमान लगाए गए हैं, कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं, ठीक है ना, कुछ चीज़ें बताई गई हैं और कुछ फैक्ट बताए गए हैं। उन वहाँ से मतलब क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो वो भी एक एक करके जानते हैं हम लोग क्या क्या इस डॉक्यूमेंट में बोला गया है, इस डॉक्यूमेंट्स की हाइलाइट्स क्या हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको हम लोग जानते हैं। तो इसमें पहली चीज़ तो ये बताई गई है कि चेक बेस्ड पेमेंट का जो भी वॉल्यूम होगा उसमें टोटल रिटेल पेमेंट्स की तुलना में 0.25% की कमी आएगी। कितने की कमी आएगी? 0.25% की कमी आएगी। फिर से सुनो इस लाइन को, चेक बेस्ड पेमेंट का जो भी वॉल्यूम होगा उसमें उस वॉल्यूम में टोटल रिटेल पेमेंट्स की तुलना में
0.25% की कमी आने का अनुमान है, इस डॉक्यूमेंट में बताया गया है। डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस में 3 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी होगी, 3x टाइम। ये याद रखना, ये लाइन, ठीक ना। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पेमेंट्स विजन 2025 के अनुसार डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस में कितने गुना की वृद्धि संभावित है। तो इस कंडीशन में आपका आंसर होगा 3 गुना, 3 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये याद रखो, डिजिटल पेमेंट्स ट्रांजैक्शंस में 3 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी होगी, ऐसा इस डॉक्यूमेंट में बोला गया है। 3x टाइम इंक्रीज होगी, ठीक है ना। अगर वैल्यू के टर्म्स में देखा जाए तो वैल्यू के टर्म में डेबिट कार्ड का उपयोग क्रेडिट कार्ड से ज्यादा किया जाएगा। ये तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादातर ही हो रहा है गाँव में, और लोगों के पास में क्रेडिट कार्ड होता है, नहीं तो ज़्यादातर लोग डेबिट कार्ड भी यही यूज करते हैं। तो इसमें यह भी बताया गया कि वैल्यू के टर्म में डेबिट कार्ड का यूज क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा किया जाएगा। अगली बात ये बताई गई कि कार्ड एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़कर 2.5 करोड़ हो जाएगा। कितना? 2.5 करोड़। कार्ड एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़कर 2.5 करोड़ हो जाएगा। कैश इन सर्कुलेशन में जीडीपी प्रतिशत के रूप में कमी आएगी। एनईएफटी सिस्टम पूरे वर्ष 24 आवर्स मतलब 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। एनईएफटी जो भी है, एनईएफटी सिस्टम जो है ये पूरे साल 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, जो कि अभी वर्तमान में पूरे दिन में आधे घंटे के अंतराल पर किया जाता है, संचालित किया जाता है। एनईएफटी जो है अभी पूरे दिन में आधे घंटे के अंतराल पर संचालित किया जाता है, लेकिन इसमें यह बोला गया है कि एनईएफटी सिस्टम पूरे वर्ष 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, ठीक है। इसके साथ साथ में अगले पॉइंट इसमें ये है जानने वाले कि एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस के लिए पेई नेम लुकअप सर्विस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे कि बेनिफिशियरी का एक्चुअल नेम क्या है उसे चेक किया जा सके, उसे पता लगाया जा सके। फिर से सुनो, एनईएफटी मैं लिख रहा हूँ, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ठीक है ना। एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस के लिए पेई नेम लुकअप सर्विस, ठीक है ना। पेई नेम लुकअप सर्विस देखते हैं ना आप, नेट बैंकिंग वगैरह करते हो तो उसमें पेई का जो नेम होता है उसको चेक करने के लिए कुछ कूलिंग पीरियड डाल दिया जाता है ना, उसमें चेक कर लेता है कि सही है कि नहीं है, ठीक है। आधे घंटे का कूलिंग पीरियड होता है, वो सब चेक करके वेरीफाई कर देता है, उसके बाद हम लोग जो ट्रांजेक्शन कर पाते हैं नेट बैंकिंग वगैरह में। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी लाई जा रही हैं। एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस के लिए पेई नेम लुकअप सर्विस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे कि बेनिफिशियरी का जो भी सही नाम है, जो सही डिटेल्स है, उसको कंफर्म किया जा सके, उसको चेक किया जा सके, ठीक है। डिजिटल पेमेंट्स फ्रॉड में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल पेमेंट्स फ्रॉड में बढ़ोतरी होगी। यूपीआई में 50% के एनुअल ग्रोथ और आईएमपीएस एनईएफटी में 20% के एनुअल ग्रोथ का अनुमान है। ये क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है, ठीक ना। इस रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई ट्रांजेक्शन्स में टोटल 50% की एनुअल ग्रोथ, और अगर हम बात करें आईएमपीएस और एनईएफटी, ठीक है, और एनईएफटी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20%। ये याद रखना, ये फैक्ट याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। यूपीआई में जो है 50% के एनुअल ग्रोथ, और आईएमपीएस और एनईएफटी में 20% के एनुअल ग्रोथ का अनुमान है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस में 20% की बढ़ोतरी का भी अनुमान है। ये भी डाटा याद रखो। स्केल 3 वालों, खास तौर से डाटा आप लोग चार्ट डालो, पूरा एकदम भूलना नहीं है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है ना। हालांकि स्केल 2 जीबीओ में तो इतना टफ नहीं जाएंगे, इतना डीप में नहीं घुसेंगे, और आईबीपीएस पीओ क्लर्क में भी इतना डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन ये डाटा जो बताया जा रहा है पढ़ के आप लोग ध्यान से चलना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन टफ करते हैं तो सारी चीजें आपको पता रहे, सारी चीजें पढ़ाई जा रही है, तो आप लोग याद करते हुए चलना है इसको, ठीक। पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस में 20% की बढ़ोतरी का अनुमान है। ये सब कुछ पीडीएफ में आपको मिलेगा, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो तो देखो, वीडियो देखने के बाद में अगर आप एक बार पीडीएफ पढ़ लोगे तो थोड़ा सा चीजें रिवाइज कर पाओगे, चीजों का रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा, और उसके बाद में क्विज वगैरह, पहले वीडियो देखो फिर पीडीएफ पढ़ लो, फिर उसके बाद में आप क्विज कर लो, चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, कुछ भी भूलने वाला है नहीं। इसी सीक्वेंस में आप लोग पढ़ा करो, ठीक है। फिर से आते हैं क्वेश्चन पर वापस आते हैं। पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस में 20% की बढ़ोतरी का अनुमान, ये तीसरी बार मैं बता चुका हूँ। ये बार मैं फैक्ट्स को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जिससे चीजें आपको यहीं पर याद हो जाएं, बाद में अलग से पढ़ने की जरूरत ना हो, और अलग से पढ़ो भी तो फटाफट तुरंत बस एक बार देखो, और आपके दिमाग में जो कुछ भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तुरंत गूंजने लगे कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ था, ये पढ़ा सा लग रहा है, ठीक। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। पीपीआई यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। पीपीआई यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ट्रांजैक्शंस में 150% की वृद्धि का अनुमान है। कितने का? 150%, ठीक है ना।
इसमें 150% की वृद्धि का अनुमान है। ठीक, तो ये कुछ मैक्सिमम फैक्ट्स थे जो मैंने कवर किया यहाँ पर। जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें थी, मैक्सिमम सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करने की कोशिश की गई है। जितने डाटा थे आप लोगों को बताया गया कि कहाँ पर यूपीआई ट्रांजेक्शन में कितने का 50% का हो रहा है, ये NEFT IMPS में 20% का हो रहा है। इसके साथ साथ में POS के माध्यम से डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन में 20% का हो रहा है, PPI के तहत 150 का हो रहा है, 2.4 करोड़ ये बताया गया। पे नेम ऐड करने के लिए सर्विसेज लॉन्च की गई, ठीक ना। सारी चीज़ें मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें जो होती हैं एग्जाम ओरिएंटेड, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बताई जाने की कोशिश की गई है और आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। काफ़ी चीज़ें यहीं पर याद हो गई होंगी। इसके बाद भी आप लोगों को जैसे PDF मिलती है, PDF में ये सारे क्वेश्चन पढ़ एक बार जरूर लेना। थोड़ा बहुत अपने हाथ से नोट्स बना लिया करो, जिससे कि चीज़ें रिवीजन करने के लिए आसानी रहे, क्योंकि एग्जाम टाइम पर जब आप जाओगे तो इतना सब कुछ वीडियो देख के नहीं जा सकते हो, इतनी सारी PDF नहीं देख के जा सकते हो। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है वो मैं बता देता हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो उसको आप। जो ऑनलाइनर करना होता है वो भी मैं बता देता हूँ कि उसको ऑनलाइनर करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया समझ में आया होगा। PDF एक बार और पढ़ना, चीजें और ज्यादा क्लियर होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन ऑर्डर टू मेक recommendations for the growth of hybrid securities, SEBI has recently formed a 20-member hybrid security advisory committee in June 2022. Who is the head of this advisory committee? हाइब्रिड सिक्योरिटीज के विकास के लिए सिफारिशें करने के लिए सेबी ने हाल ही में जून 2022 में 20 सदस्यीय हाइब्रिड सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी का गठन किया हुआ है। इस सलाहकार समिति यानी कि एडवाइजरी कमेटी का प्रमुख कौन है, ये इसमें पूछा गया, ठीक है ना। तो अभी हाल ही में सेबी ने जो है 20 लोगों की एक हाइब्रिड सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया। ये ध्यान रखना, कितने लोगों की कमेटी है? 20 लोगों की। 20 लोगों की इस कमेटी का नाम याद रखना, हाइब्रिड सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी, ठीक है ना, जिसको कि जून 2020 में सेबी के द्वारा गठित किया गया है। तो इस कमेटी का हेड कौन है, इस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। केवी कामत ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, ठीक है। केबी कामत ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। और ये जो केबी कामत हैं, ये नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के चेयरमैन हैं अभी वर्तमान में। और इस 20 सदस्यीय कमेटी में जो है, इसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्टी और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के टॉप लेवल के ऑफिसर्स भी शामिल किए गए हैं। ऑप्शन में जितने और भी नाम दिए गए, ये सभी लोग जो है इस कमेटी के मेंबर हैं, इस कमेटी के सदस्य हैं। 20 लोगों की कमेटी है, सबके नाम यहाँ पर नहीं लिखे जा सकते थे, सबके नाम पूछे भी नहीं जाएंगे, इतना डीप में नहीं जाएंगे। हालांकि PDF में आप लोगों को सबके नाम भी प्रोवाइड करने की कोशिश में करूंगा और दे भी दूंगा। लेकिन जो चीज़ें इस तरीके के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि कमेटी का हेड कौन है, कितने लोगों की कमेटी थी और लगभग कब फॉर्म की गई थी, कब इसका गठन किया गया था। ये तीनों चीज़ें आपको बता देंगे। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को क्वेश्चन से मिलती है, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन बचती है वो मैं एक्सप्लेनेशन में भी बताता हूँ। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन से भी मिलती है, तो उसको उसी टाइम पर ध्यान रख लिया करो, सुन लिया करो। जैसे इसमें मिला कि 20 मेंबर्स की ये कमेटी है, हाइब्रिड सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी जो है 20 लोगों की कमेटी है। तो ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में ना बताकर क्वेश्चन में ही इसकी फ्रेमिंग कर दी गई है। तो याद रखना कि 20 लोगों की कमेटी है, जून 2022 में सेबी के द्वारा ये गठित की गई थी। केवी कामत जी जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। केवी कामत अभी करंट में क्या है, वर्तमान में क्या है, ये आप लोगों को बता ही दिया गया। कमेटी क्या काम करेगी ये भी क्वेश्चन में आप लोगों को बता दिया गया है। तो इन ऑर्डर टू मेक रिकमेंडेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटीज, हाइब्रिड सिक्योरिटीज के ग्रोथ के लिए रिकमेंडेशन देने के लिए सुझाव देने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। कई बार चीजें क्वेश्चन से भी हमें कई इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो भी आप लोग ध्यान से सुनते हुए चला करो, पढ़ते हुए चला करो। आंख कान नाक गला सब कुछ खुला होना चाहिए जब भी आप वीडियो देख रहे हो ना। हर तरीके से आपके दिमाग पे चीजें बैठनी चाहिए, तब जाके इसका फायदा मिलने वाला है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी कम है आप लोगों को पता है। ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो फिर सिलेक्शन में लास्ट में दिक्कत आती है। फिर वही होता है कि 0.25 से 0.5 से हमारा रुक गया, फिर पूरे साल हमको पछताना होता है। ऐसा नहीं करना है, सब चीज़ खुला रखो, ध्यान से सुनो और एक एक चीज़ दिमाग में घुसनी चाहिए। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो इससे ज़्यादा मेहनत करना आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है और ये करो आप लोग, ठीक। अच्छा, एक टर्म यहाँ पर हो रहा है हाइब्रिड सिक्योरिटीज़। हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ क्या होता है, बहुत डीप में बहुत इन डेप्थ तो नहीं जाएंगे, बस इतना ही जान लेते हैं कि हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ के अंतर्गत डेब्ट और इक्विटी, हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ के अंतर्गत डेब्ट और इक्विटी दोनों आते हैं, ठीक है। बस याद रखो आप लोग, हाइब्रिड वर्ड याद रखो। ये जो हाइब्रिड सिक्योरिटीज है ये याद रखो। 20 मेंबर्स 20 लोगों की कमेटी है ये याद रखो। हाइब्रिड सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी ये याद रखो। केवी का मत याद रखो। 4-5 कीवर्ड्स हैं, बस इतना याद रखो, क्वेश्चन याद हो जाएगा। बार बार 3-4 बार उसको आप नाम से बोल लो, ऐसा ना।
हाइब्रिड 20 केवी का मत, हाइब्रिड 20 सेबी केवी का मत, हाइब्रिड 20 सेबी केवी का मत, हाइब्रिड 20 सेबी केवी का मत। इस तरीके से 3-4 बार करोगे तो इससे याद हो जाएगा कि हाइब्रिड सिक्योरिटीज पर एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी के नाम हाइब्रिड ऑलरेडी आएगा ही, हाइब्रिड सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी। सेबी के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, इसलिए सेबी मैंने बोल दिया। केवी का मत जो है वो इसके हेड हो जाएंगे, ये इसमें बता दिएगा। इस तरीके से आपने कुछ भी बना लिया करो याद करने के टाइम पर ना, एक वन लाइनर बना लिया करो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन से, जो कुछ फैक्ट होते हैं जहां से क्वेश्चन मतलब याद हो जाए। जैसे मैं बनाता था, मैं भी ऐसे बना लेता था, मुझे अगर इसको याद करना होता तो बस मैं इतना चीज लिखता, हाइब्रिड 20 सेबी केवी का मत, बस इतना चीज मैं याद रखता। हाइब्रिड सिक्योरिटी एडवाइजरी से रिलेटेड कमेटी होती, 20 मेंबर्स की कमेटी है, सेबी के द्वारा बनाई गई, केवी का मत ने उसकी अध्यक्षता की। बस इस तरीके से बनाओ, आगे बढ़ो, इसमें और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ऑप्शन में जितने भी लोग दिए गए सभी इसके मेंबर हैं, ठीक है। तो बस इतना ही हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से पढ़ना था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेबी हैज रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड इट्स रिसर्च एडवाइजरी कमेटी RAC which is in charge of promoting, developing and maintaining database relevant to capital market regulation research. Who is the head of this research advisory committee? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। सेबी ने भी हाल ही में अनुसंधान सलाहकार समिति RAC का पुनर्गठन किया हुआ है, जो कि पूंजी बाजार विनियमन अनुसंधान के लिए प्रासंगिक डेटाबेस को बढ़ावा देने, विकसित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इस अनुसंधान सलाहकार समिति का प्रमुख कौन है? सेबी ने भी हाल ही में रिसर्च एडवाइजरी कमेटी RAC को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, मतलब कि इसको पुनर्गठित किया हुआ है, ठीक है ना। तो इस जो पुनर्गठित कमेटी है इसका हेड कौन है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। कमेटी करती क्या है ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। व्हिच इज इन चार्ज ऑफ प्रमोटिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग डेटाबेस रिलेवेंट टू कैपिटल मार्केट रेगुलेशन रिसर्च, ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया कि कमेटी करती क्या है। क्योंकि ये कमेटी पुनर्गठित की गई है, इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया, रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है, इसलिए इसका हेड अभी कौन है ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। RAC आप लोग याद रखना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डॉक्टर A रवि अंशुमान, ऑप्शन नंबर D। डॉक्टर A नहीं, डॉक्टर V रवि अंशुमान, डॉक्टर V रवि अंशुमान, ऑप्शन नंबर D जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर V रवि अंशुमान, ऑप्शन नंबर D इसका आंसर हो जाएगा। कमेटी काम क्या करेगी क्वेश्चन में बता दिया गया। ये रिसर्च एडवाइजरी कमेटी जो है कितने लोगों की कमेटी, ये यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ 16, ठीक ना। 16 मेंबर हैं इसमें, 16 मेंबर हैं, 16 सदस्यीय कमेटी है ये, ठीक है ना। और ये जो डॉक्टर V रवि अंशुमान है ये IIM बेंगलुरु के में मतलब चेयरमैन है, ठीक ना। IIM बेंगलुरु के चेयरमैन हैं। बाकी ऑप्शन में जो भी लोग दिए गए हैं, हाँ, ये भी इस कमेटी के मेंबर हैं। जितने भी ऑप्शन और दिए गए हैं, ऑप्शन में जो भी नाम दिए गए, क्योंकि 16 लोगों की कमेटी है ये, तो जितने भी ऑप्शन में और नाम दिए गए हैं वो सभी जो है इस कमेटी के मेंबर हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से याद रखो, डॉक्टर रवि का नाम याद रखो, RAC याद रखो, सेबी, बस डॉक्टर रवि RAC सेबी, डॉक्टर रवि RAC सेबी 16, इस तरीके से याद कर लो। डॉक्टर रवि RAC सेबी 16 याद हो जाएगा। डॉक्टर रवि इसके RAC कमेटी के हेड हैं, सेबी के द्वारा बनाई गई 16 मेंबर। इस तरीके से करके आप लोग जो है चीज़ों को याद कर लेते, 2-3 बार बोलो ऑटोमेटिकली चीज़ें याद हो जाएंगी। सेबी का बार बार जिक्र हो रहा है, बैक टू बैक दोनों क्वेश्चन में मैंने सेबी के बारे में पढ़ा है, आप लोगों को हमने सेबी के बारे में पढ़ा। तो सेबी के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। माधवीपुरी बच जो है वो इसकी चेयरपर्सन हो जाएंगी, और इस सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन है, पहली नॉन IAS पर्सन चेयरपर्सन है सेबी की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू गिव ए बूस्ट टू डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम व्हिच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड एन MOU इन जून 2022 विद द NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL टू एक्सेप्ट द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड रुपे कार्ड्स। डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने हाल ही में जून 2022 में एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI और रुपे कार्ड स्वीकार करने के लिए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी कि NIPL के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर C। ये क्वेश्चन ये मैंने अपने YouTube कम्युनिटी पोस्ट में ये क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ था, टेलीग्राम पर भी मैंने इसके बारे में डाला हुआ था। इसका आंसर किसी ने दिया नहीं था, पढ़ाया नहीं गया था तो नहीं दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ा दिया जा रहा है, आगे से इसका आंसर सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर C फ्रांस इसका आंसर होगा, ठीक है। और लायरा नेटवर्क, मैं नाम लिख रहा हूँ, ठीक है ना, लायरा नेटवर्क ऑफ फ्रांस, ठीक है ना। लायरा नेटवर्क ऑफ फ्रांस ने अभी हाल ही में NIPL, ठीक है ना, NIPL यानी कि NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, ये देखो दिया गया था NIPL। लायरा नेटवर्क ऑफ फ्रांस ने अभी हाल ही में NIPL के साथ में एक MOU साइन किया हुआ है, जिससे कि फ्रांस में UPI और रुपे कार्ड एक्सेप्ट किया जा सके और फ्रांस में डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को बढ़ावा मिल सके, ठीक है ना।
ठीक है। फ्रांस में डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, फ्रांस में यूपीआई और रुपे कार्ड को एक्सेप्ट करने के लिए, उसकी एक्सेप्टेंस के लिए लाइरा नेटवर्क ऑफ फ्रांस ने अभी हाल ही में एनआईपीएल के साथ में एक एमओयू साइन किया हुआ है। यूपीआई सर्विस अभी करंट सिनेरियो की अगर हम लोग बात करें तो करंट सिनेरियो में भी वर्तमान में यूपीआई सर्विस जो है वो भूटान, सिंगापुर, नेपाल और यूएई में अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ अब फ्रांस भी जुड़ गया, फ्रांस में भी अब जो है यूपीआई सर्विस जो है अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि बस इन्हीं कुछ देशों में यूपीआई सर्विस अवेलेबल है, और भी देशों में यूपीआई सर्विस अवेलेबल कराने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि कौन कौन से देश हैं, जैसे कि यूएसए, ठीक है ना, वेस्ट एशिया, यूरोप, यहाँ पर यूपीआई सर्विसेज को बढ़ाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए एनआईपीएल जो है वो इन देशों से बातचीत भी कर रहा है। तो आने वाले टाइम पर इस लिस्ट में और भी नाम देखने को मिल सकते हैं। यूपीआई को, रुपे कार्ड को बहुत ज़्यादा एक्सपांड किया जा रहा है, इसके लिए एनआईपीएल लगातार कई सारे देशों से बात कर रहा है। तो फिलहाल अभी के लिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रांस इसका आंसर होगा। और ये जो एनआईपीएल है ये एनपीसीआई की होली ओन्ड सब्सिडरी है, ठीक है, एनपीसीआई की होली ओन्ड सब्सिडरी है। और एनपीसीआई के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, और दिलीप एसबे जो है वो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The Reserve Bank of India has recently extended the timeline for implementation of certain provisions of the Master Direction it issued on issuance of debit cards and credit cards till which date? बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जारी करने पर जारी मास्टर निर्देशों के कुछ प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा को किस तारीख तक बढ़ा दिया है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। कई तरीके से इसमें क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। मैंने बताया ना कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है मैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, तो ध्यान से आप लोग उसको सुनते हुए चलना, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसी टाइम पर ऐसा इस हिसाब से पढ़ना है इसको, किसी टाइम पर ये क्वेश्चन याद हो जाए आपको, उसके बाद जब आप पीडीएफ पढ़ो तो चीज़ें आपको रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहले इसका आंसर जान लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2022 ऑप्शन नंबर ए, ठीक। 1 अक्टूबर 2022 ऑप्शन नंबर ए, पहले इसका आंसर जान लो। पहले यह डेडलाइन जो थी 1 जुलाई 2022 तक की थी, देखो ऑप्शन में वो भी दिया गया है, ठीक है। पहले इसका आंसर जो था, पहले जो डेडलाइन थी 1 जुलाई 2022 तक के लिए थी, जिसे अब 3 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, और 3 मंथ्स के लिए एक्सटेंड करके 1 अक्टूबर 2022 कर दिया गया है, ठीक है। आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ है, मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छा है, एक्सटेंड करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान से आप लोग इसको समझो, सुनो, एक एक चीज़ जानो। स्टार्ट करेंगे और टू दी पॉइंट चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, फैक्चुअल चीज़ें पढ़ेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अननेसेसरी का हमको स्टैटिक में नहीं उलझना है, अननेसेसरी की चीज़ों में नहीं उलझनी है कि फालतू की चीज़ें हम पढ़े जा रहे हैं, कूड़ा करकट कहीं से कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, नहीं। जहाँ से क्वेश्चन आए हैं, जो पिछले 2-3 सालों का इसका IBPS का पैटर्न रहा है, उस हिसाब से हम लोग चीज़ों को करते हैं, और यही हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि टू दी पॉइंट चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाएँ, ठीक है। तो आरबीआई ने अभी अप्रैल 2022 में, अप्रैल 2022 की बात हो रही, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आरबीआई ने भी अप्रैल 2022 में मास्टर डायरेक्शन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इशुएंस एंड कंडक्ट डायरेक्शंस 2022 नाम से एक डायरेक्शन जारी किया हुआ था डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इशुएंस के लिए। फिर से सुनो आप लोग, इस नाम से डायरेक्शन जारी किया गया था, कब जारी किया गया था, फिर से सुनो आप लोग। आरबीआई ने अभी अप्रैल में, ठीक है ना, अप्रैल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बीता हुआ है, अप्रैल 2022 में मास्टर डायरेक्शन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इशुएंस एंड कंडक्ट डायरेक्शंस 2022 नाम से एक डायरेक्शन जारी किया हुआ था डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इशुएंस से रिलेटेड। इसका नाम हम सब कुछ पीडीएफ में मिलेगा, पीडीएफ पे सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, तो वीडियो के बाद में अगर आप पीडीएफ पढ़ोगे तो चीज़ें याद हो जाने वाली, ठीक है ना। और ये जो डायरेक्शन जारी किया गया था अप्रैल 2022 में आरबीआई के द्वारा, इस डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करने की जो डेडलाइन थी 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 से इस डायरेक्शन को प्रभावी होना था, लेकिन अब इसे 3 महीने के लिए बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2022 कर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया, पुरानी डेडलाइन क्या थी, नई डेडलाइन क्या हो गई, तीनों चीज़ें यहाँ पर बताएगी। 3 तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। मेनली इस डायरेक्शन के 3 प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए डेडलाइन बढ़ाई गई है। इस डायरेक्शन के 3 प्रोविजन ऐसे हैं जिसको मुख्यतः इम्प्लीमेंट करने के लिए ये डायरेक्शन की डेडलाइन जो है ये बढ़ाई गई है। पहला प्रोविजन क्या है ये जानते हैं। तो पहला प्रोविजन ये है, इस डायरेक्शन में पहली बात जो कही गई जिसके लिए डेडलाइन बढ़ाई जा रही है उसमें ये है कि यदि कार्ड होल्डर, ठीक ना, यदि कार्ड होल्डर कार्ड इशू होने के
30 दिन से अधिक समय तक, ठीक ना। मैं फिर से लिख रहा हूँ 30 डेज, ये डाटा पर याद रखना आप लोग, फैक्ट्स, ये चीज़ें याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। यदि कार्ड होल्डर कार्ड इशू होने के 30 दिन से अधिक समय तक कार्ड को एक्टिवेट नहीं कर लेता तो उसके बाद कार्ड एक्टिवेट करने के लिए कार्ड इश्यूअर जो होगा वो कार्ड होल्डर से OTP बेस्ड सहमति लेगा, OTP बेस्ड, ठीक ना, वन टाइम पासवर्ड OTP बेस्ड सहमति लेगा, फिर एक्टिवेट किया जाएगा। फिर से सुनो आप लोग, 30 डेज वाली लिमिट याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कार्ड होल्डर यदि किसी भी सिनेरियो में, किसी भी केस में कार्ड होल्डर कार्ड इशू हो जाने के 30 दिन से अधिक समय तक, 30 दिन से कम नहीं, 30 दिन याद रखना, 30 दिन से अधिक समय तक, विद इन 30 डेज कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आफ्टर 30 डेज, मोर देन 30 डेज अगर हो रहा है तभी चीजें लागू होंगी, ठीक है ना। यदि कार्ड होल्डर कार्ड इशू होने के 30 दिन से अधिक समय तक कार्ड को एक्टिवेट नहीं कर लेता तो बाद में कार्ड एक्टिवेट करने के लिए कार्ड इश्यूअर, जिसने कार्ड इशू किया हुआ है, वो कार्ड होल्डर से OTP बेस्ड सहमति लेगा, फिर उसको एक्टिवेट किया जाएगा। और यदि कार्ड होल्डर द्वारा कोई सहमति नहीं दी जाती तो कार्ड इश्यूअर कंफर्मेशन डेट से 7 वर्किंग डेज, ठीक ना। फिर से सुनो आप लोग, यदि उस सिनेरियो में कार्ड होल्डर के द्वारा कोई सहमति नहीं दी जा रही है तो जो भी कार्ड इश्यूअर होगा वो कंफर्मेशन जो डेट होती है ना, कि कंफर्म किया जाता है, OTP बेस्ड कंफर्मेशन जो किया नहीं जाता है, उस कंफर्मेशन डेट से 7 वर्किंग डेज के भीतर बिना किसी कॉस्ट के, बिना कोई चार्ज लगाए हुए क्रेडिट कार्ड अकाउंट को क्लोज कर देगा, ठीक ना। तो ये 30 दिन और ये 7 दिन, ये दोनों चीजें आप लोग याद रखना, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। पहली चीज 30 डेज के समय, 30 डेज से ज़्यादा का समय अगर लगता है कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए तो फिर आपको OTP बेस्ड करना होगा, और 7 दिन के बीच में अगर कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई कंफर्मेशन नहीं आती है 7 वर्किंग डेज के भीतर, फिर वो क्रेडिट कार्ड अकाउंट जो होगा वो क्लोज कर दिया जाएगा कार्ड इश्यूअर के द्वारा, ठीक है। तो 30 डेज और 7 डेज, ये चीज़ें याद रखना। ये बात होगी पहले प्रोविजन की, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट प्रोविजन। सेकेंड प्रोविजन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ये बोला गया है कि कार्ड इश्यूअर को ये इंश्योर करना होगा कि कार्ड होल्डर की कार्ड लिमिट बिना कार्ड होल्डर के स्वीकृति के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर ब्रीच नहीं की जाएगी, इसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। थर्ड प्रोविजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरा प्रोविजन ये है कि कार्ड इश्यूअर अनपेड चार्जेस का कैपिटलाइजेशन नहीं करेगा, ठीक। तो ये तीनों प्रोविजन हो गए। इन्हीं तीनों प्रोविजन की वजह से डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया। सबसे ज्यादा जरूरी इसमें जो था वो पहला वाला प्रोविजन था, जिसमें 30 दिन और 7 दिन वाली डेडलाइन आ रही थी। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, काफी डिटेल में पढ़ाया गया आपको, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहेंगे। डेडलाइन पहले क्या थी, बाद में डेडलाइन कितनी हो गई, कितने महीने के लिए एक्सटेंड किया गया, इससे रिलेटेड मास्टर डायरेक्शन कब जारी किया गया था, कितने प्रोविजन में इंप्लीमेंटेशन करने के लिए डेट को एक्सटेंड किया गया, 30 दिन वाला OTP बेस्ड, 7 डेज फॉर क्लोजिंग, ठीक है, 7 दिन में अगर कंफर्मेशन नहीं आती है तो क्लोजिंग, और ये तीनों प्रोविजन, ये सब चीज याद कर लेना। अभी तक जितनी चीजें बताई गई यहाँ से ये इसका पूरा समराइज किया मैंने, ये सारी चीजें याद रखना है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन सोर्स थ्रू RTI फ्रॉम भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड BRBNML, the selling price of which denomination of bank note has recorded a maximum increase of around 23% in financial year 22। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी मैंने अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में पूछा हुआ था, टेलीग्राम पर पूछा हुआ था, इवन व्हाट्सएप के थ्रू भी हम लोगों ने ग्रुप से और स्टेटस के थ्रू पूछा हुआ था। तो इसका आंसर पहली बात तो किसी ने दिया नहीं, और जिसने भी दिया सबने गलत दिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चीज़ें पढ़ाई नहीं गई थी तो आपसे ये इसमें कोई शिकायत नहीं है कि आपने गलत आंसर क्यों दिया। पढ़ा दी जा रही हैं, आगे चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। पहले इसका आंसर जानेंगे, उसके बाद में चीज़ों को और इलेबोरेट करने की कोशिश की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी ₹50। क्वेश्चन तो समझ में आया होगा ना आपको, नहीं समझ में आया फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड से RTI के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में किस मूल्य वर्ग के बैंक नोट की बिक्री मूल्य, यानी कि बिक्री मूल्य का मतलब हो जाता है सेलिंग प्राइस, ठीक ना, बिक्री मूल्य में सबसे अधिक 23% की वृद्धि दर्ज की गई है। क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। आज का जो वीडियो रहा है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हमें RBI से रिलेटेड ही मिले और सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो सब कुछ पढ़ना, वीडियो देखने के बाद में PDF जरूर पढ़ना आप लोग, और भी डाटा वहाँ पर दिया रहता है और याद करने में भी आप लोगों को आसानी होगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ₹50, ठीक है ना। अभी क्या हुआ था कि RTI के एक भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड में एक RTI डाली गई थी और उस RTI से कुछ जानकारियां मिली हुई हैं, उस RTI से कुछ चीज़ें हमें पता चली हुई हैं। वो एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना।
आंसर पहले जान लेते हैं, चीज़ों को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। इसमें बोला बैंक नोट की बिक्री मूल्य, तो नोट का बिक्री मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ नोट क्या है, पहले ये जानते हैं, इसके बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, फिर सब कुछ डाटा का खेल रह जाएगा, ठीक है ना। तो जो बैंक नोट की सेलिंग प्राइस की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। तो बैंक नोट का सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो बैंक नोट का सेलिंग प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो वो मतलब जिस भी प्राइस पर करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नोट को छापकर आरबीआई को बेचता है, आरबीआई को देता है। नोट छाप, देखो क्या होता है ना कि जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस होती है ये और आरबीआई, ठीक है, ये इनका सबका अपना बिजनेस है, ठीक है। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस का अपना अलग बिजनेस है, आरबीआई का अपना अलग बिजनेस है। तो ऐसा नहीं, भले कुछ करेंसी प्रिंटिंग प्रेस ऐसे होते हैं जो आरबीआई के अंडर काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं हुआ कि आरबीआई इसे नोट छपवा लेगा और इनको पैसा नहीं देगा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। भले इसकी होली ओन सब्सिडरी है, भाईचारा अपनी जगह पे, यारी दोस्ती अपनी जगह पे, भैया बिजनेस अपनी जगह पे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आरबीआई क्या करता है कि जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस होती है इनसे नोट छपवाता है, और नोट छपवाने के बाद में उनको पैसे देता है, और नोट छपवाने के पैसे फिर उसके बाद में उनसे नोट लेता है। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब कि जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस होते हैं ये नोट छापते हैं, और नोट छापने के बाद में जो भी 100 रुपए की नोट, 200 रुपए की नोट, 500 रुपए की नोट, 2000 की नोट, 10 रुपए की नोट, इसको सबको छापते हैं, और इस नोट को छापकर आरबीआई को जिस रेट पर देते हैं वही होती है नोट की सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। नोट छापने में जो पैसा लगता है, ऐसा तो है नहीं कि फ्री में छापा जाता है, ठीक है। तो जो ये भी करेंसी प्रिंटिंग प्रेस होते हैं वो नोट को छापकर जिस प्राइस पर नोट आरबीआई को देते हैं कि भैया ये नोट मैंने छाप दिया है, 10,000 रुपये मुझसे ले लो और 5,000 की एक नोट ले लो, 5,000 की 1,000 नोट ले लो आप, इस तरीके से उनका रेट चलता है, ठीक है ना। तो जिस प्राइस पर आरबीआई को नोट छाप कर दिया जाता है करेंसी प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा, वही उस नोट की सेलिंग प्राइस होती है। तो सेलिंग प्राइस तो आपको समझ में आई होगी कि नोट की सेलिंग प्राइस क्या होती है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और नोट प्रिंटिंग प्रेस की भी बात हो रही है तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। अभी वर्तमान में टोटल 4 करेंसी प्रिंटिंग प्रेस हैं, ठीक है ना, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस। अभी करंट सिनेरियो की अगर हम लोग बात करें तो टोटल 4 करेंसी प्रिंटिंग प्रेस हैं, जिनमें से कि 2 जो है वो आरबीआई के द्वारा होली ओन्ड है, ठीक ना। 2 करेंसी प्रिंटिंग प्रेस इस तरीके से जो आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में काम करते हैं, आरबीआई के द्वारा पूरी तरीके से होली ओन्ड है वो, और बाकी की जो 2 हैं वो प्रेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं, ठीक है ना। 2 प्रेस आरबीआई के अंडर काम करती हैं, आरबीआई के द्वारा होली ओन्ड है, और 2 प्रेस ऐसी हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती हैं, ठीक है। अब प्रेस के बारे में कहाँ पर कैसे इतना डिटेल में जाने की जरूरत है, यहाँ पर हम ये नहीं पढ़ना है, हमको अपने मेन क्वेश्चन पे बने रहना है। पीडीएफ में कौन कौन सी करेंसी प्रिंटिंग प्रेस हैं थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर मैं वहाँ पर आपको दे दूंगा, लेकिन ये इस क्वेश्चन की डिमांड प्रेस के बारे में पढ़ना नहीं है, इस क्वेश्चन की डिमांड कुछ और है, यहाँ पे हमें कुछ और पढ़ना है। पीडीएफ में मैं प्रेस के बारे में भी दूंगा, वीडियो देखने के बाद में आप लोग जाकर पीडीएफ पढ़ना, ठीक है। तो वहाँ पर आपको इस करेंसी प्रिंटिंग प्रेस के बारे में थोड़ी और जानकारी मिलेगी, और ये स्टैटिक वाला काम करेगा। कई बार लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर स्टैटिक कहाँ से करें, स्टैटिक तो आप करा ही नहीं रहे, स्टैटिक का तो वीडियो दे नहीं रहे। भाई मेरे स्टैटिक में क्वेश्चन के टाइम पर ही करता हुआ चलता हूँ। स्टैटिक का जो पिछले 2-3 सालों का पैटर्न रहा है, स्टैटिक कहाँ से पूछेगी, मैक्स टू मैक्स 10 नंबर से ज़्यादा की स्टैटिक पूछी नहीं जाती, इससे ज़्यादा वो पूछेंगे नहीं। और 10 नंबर में भी 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट से रिलेटेड होते हैं, तो वो मैं कराते हुए चलता हूँ। 2-3 क्वेश्चन जो और बचेंगे वो भी मैं करा ही दूंगा, लेकिन स्टैटिक नाम से सेपरेट वीडियो नहीं देता हूँ मैं। तो इसी तरीके से स्टैटिक बनता है। आप लोग जानो कि जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं करंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, उससे रिलेटेड स्टैटिक वाला पार्ट क्या होता है, उससे रिलेटेड स्टैटिक वाली चीजें क्या होती हैं, उसी को मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के टाइम पर ही मैं करा देता हूँ। वही स्टैटिक और वही पूछा गया। अननेसेसरी 70-80 घंटे के स्टैटिक का वीडियो देख डालो, अपना समय खराब कर लो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर लो, क्वेश्चन उतना वहां से आना है नहीं, ठीक है। तो जो चीजें आ रही हैं, जो चीजें अभी तक जो पैटर्न रहा है उसी अकॉर्डिंग, उसी हिसाब से आपको चीजें कराई जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन पर वापस आते हैं, ठीक। तो BRB NMPL यानी कि BRB NMPL यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड, ठीक है। तो BRB NMPL से जो है अभी हाल ही में क्या किया गया है कि NMPL नहीं NML, ठीक है ना, इनसे RTI के थ्रू कुछ जानकारी मांगी गई है, ठीक है। इनसे RTI के थ्रू कुछ जानकारी मांगी गई है, और RTI के थ्रू जो भी जानकारी प्राप्त हुई है उसको एक एक करके टू दी फैक्ट हम चीज़ों को पढ़ेंगे, और क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। फिर से सुनना आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है तो एक एक चीज़ ध्यान से सुनो, ठीक है। RTI के थ्रू जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें ये बताया गया कि 20 रुपये, ठीक है ना, 50 रुपये, 100 रुपये और 200 रुपये, 200 रुपये की बैंक नोट के सेलिंग प्राइस में
फाइनेंशियल ईयर 2022 में वृद्धि हुई है। बैंक नोट की सेलिंग प्राइस क्या होती है, मैंने बताया कि वह प्राइस जिसपे करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नोट छापकर आरबीआई को नोट बेच देते हैं, ठीक ना। तो कौन कौन से रुपए की नोट के सेलिंग प्राइस में वृद्धि हुई है? 20 रुपए के नोट की सेलिंग प्राइस में वृद्धि हुई है, 50 रुपए के नोट की सेलिंग प्राइस में वृद्धि हुई है, 100 रुपए के नोट की सेलिंग प्राइस में वृद्धि हुई है, 200 रुपए के नोट की सेलिंग प्राइस में वृद्धि हुई है फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान। सेलिंग प्राइस क्या होता है ये आपको बताया गया। वहीं पर अगर हम लोग बात करें 500 रुपए की, तो 500 रुपए का जो नोट है उसके सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है। जो पहले था फाइनेंशियल ईयर 2021 के दौरान वही यहाँ पर भी है, ठीक है, वही यहाँ पर भी है। और सबसे ज़्यादा किस नोट की सेलिंग प्राइस में वृद्धि हुई है, सबसे कम किस नोट की सेलिंग प्राइस में वृद्धि हुई है, किस नोट के सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, ये 3 चीज़ जानना जरूरी है। यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, सबका तो बनेगा नहीं, इतना तो डीपी हो जाएगा नहीं। हालांकि पूछने को वो पूछ सकता है, वो पढ़ाऊंगा भी मैं आपको, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या हुआ, सबसे कम क्या हुआ और किसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इस तरीके से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पर भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा किस नोट की सेलिंग प्राइस में वृद्धि हुई, सबसे कम किस नोट की सेलिंग प्राइस में वृद्धि हुई, किस नोट की सेलिंग प्राइस में कोई वृद्धि ही नहीं हुई, कोई चेंज ही नहीं हुआ। एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि व्हिच डिनोमिनेशन ऑफ बैंक नोट हैज़ रिकॉर्डेड ए मैक्सिमम इंक्रीज ऑफ अराउंड 23%, यानी कि किस नोट के सेलिंग प्राइस में सबसे ज्यादा की वृद्धि की गई है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा 50 रुपए, ठीक है। अब जानते हैं इसको, ठीक। पहली चीज जानते हैं कि सबसे ज्यादा किस नोट की सेलिंग प्राइस में, किस डिनोमिनेशन की नोट में, किस मूल्य वर्ग के नोट में सबसे ज्यादा सेलिंग प्राइस में उसमें वृद्धि हुई, ये हम लोग जानते हैं, ठीक ना। तो जो 50 रुपए की सेलिंग प्राइस है, ठीक है, जो 50 रुपए की सेलिंग प्राइस है, इसमें सबसे ज्यादा 23% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 23% की वृद्धि हुई है फाइनेंशियल ईयर 2022 में फाइनेंशियल ईयर 2021 की तुलना में, ठीक ना, फाइनेंशियल ईयर 2021 की तुलना में, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल ईयर 21 की, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 920, ठीक ना, फाइनेंशियल ईयर 2021 में 920 रुपए में 500 रुपए की 1000 नोट छप जाया करती थी, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान ये दाम, ये वैल्यू बढ़ गई 1130 रुपए में 50 रुपए की 1000 नोट छपती है। यहाँ पर मैंने शायद 500 बोला था, 500 नहीं, 50 रुपए, ठीक ना। तो इस हिसाब से देखो कि 920 से 1130 रुपए हुआ है, तो लगभग 23% की वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, पहले क्या प्राइस था, बाद में क्या प्राइस है। इस तरीके से आप लोग समझो। 50 रुपए के मूल्य वर्ग के नोट में फाइनेंशियल ईयर 2022 में सबसे ज्यादा इसकी सेलिंग प्राइस में वृद्धि हुई है फाइनेंशियल ईयर 2021 की तुलना में। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 920 रुपए में 50 रुपए की 1000 नोट छप जाया करती थी, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1130 रुपए में 50 रुपए की 1000 नोट छपती हैं, ठीक। ये पहली पॉइंट हो गया कि सबसे ज्यादा किसकी प्राइस में वृद्धि हुई। उसके बाद जो पूछा जाता है कि सबसे कम सेलिंग प्राइस में सबसे कम वृद्धि किसमें हुई, ठीक है ना। तो 20 रुपए की सेलिंग प्राइस में सबसे कम वृद्धि हुई, ठीक ना। 20 रुपए की जो सेलिंग प्राइस है, 20 रुपए की सेलिंग प्राइस में सबसे कम वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 1% की वृद्धि हुई फाइनेंशियल ईयर 2022 में फाइनेंशियल ईयर 2021 की तुलना में, ठीक ना। 20 रुपए की बैंक नोट में 1% की वृद्धि हुई फाइनेंशियल ईयर 2022 की तुलना, फाइनेंशियल ईयर 2022 में फाइनेंशियल ईयर 2021 की तुलना में, ठीक ना। अब इनका भी सेलिंग प्राइस अगर हम लोग जानना चाहें तो कितना होगा, इसका भी हम लोग जान लेते हैं। तो 20 रुपए का जो नोट था वो पहले 2021 में, 2021 जो हमारा वित्त वर्ष 2021 था, उसमें जो है 940 रुपए में 1000 नोट, नंबर ऑफ नोट्स की बात हो रही है, 940 रुपए में 20 रुपए की 1000 नोट छप जाया करती थी 2021 में, जबकि 2022 के दौरान ये जो है 950 रुपए, 10 रुपए बढ़ गया, ठीक ना। 950 रुपए में 20 रुपए की 1000 नोट छपेंगे, ठीक। तो सबसे ज्यादा 50 रुपए की उसमें वृद्धि हुई, सबसे कम 20 रुपए की। 50 रुपए में 23% की वृद्धि हुई, 20 रुपए में 1% की वृद्धि हुई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 500 रुपए की। 500 रुपए के लिए मैंने बताया ना कि 500 रुपए की सेलिंग प्राइस में कोई वृद्धि हुई ही नहीं है, कोई चेंज हुआ ही नहीं है। मतलब कि 2290
2290 रुपए में 500 की 1000 नोट फाइनेंशियल ईयर 2021 के दौरान भी छपती थी और अभी फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान भी छपी थी, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखना कि 2290 रुपए में 1000 नोट, ये नंबर ऑफ नोट है ये, और इतनी नोट कितने रुपए की छप रही है, ठीक ना। तो 2290 रुपए में 500 की 1000 नोट फाइनेंशियल ईयर 21 के दौरान भी छपती थी, फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान भी छपती है। तो 500 रुपए के नोट में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसके 500 रुपए के नोट के सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है। पहले जितने की छपती थी अभी भी उतने की छप रही है। 50 रुपए के सेलिंग प्राइस में 23% की वृद्धि हुई जो कि सबसे ज्यादा है। 20 रुपए के सेलिंग प्राइस में 1% की वृद्धि हुई जो कि सबसे कम है। पहले कितना सेलिंग प्राइस था, बाद में कितना सेलिंग प्राइस हुआ, कितने रुपए में 1000 नोट छपती, ये आपको बता दिया गया, पीडीएफ में भी मिलेगा, चीजें याद रखना। और जानते हैं कुछ इसके बारे में। तो यहाँ पर अभी हमने बात की 20 रुपए की, 50 रुपए की और 500 रुपए की। 100-200 की तो बात हुई नहीं, 10 रुपए की तो बात हुई नहीं, ठीक है ना। 2000 की तो बात हुई नहीं। तो जो 2000 रुपए है, ठीक है ना, 2000 रुपए का जो नोट है, 2000 रुपए की नोट की छपाई ही नहीं हुई। 2020-21 के दौरान और 21-22 के दौरान 2000 रुपए की नोट छापी नहीं गई, ऐसा कोई डाटा मिला नहीं, इसके द्वारा दिया नहीं गया, ठीक है ना। 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए और 200 रुपए की सेलिंग प्राइस में बढ़ोतरी हुई। 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए की सेलिंग प्राइस में बढ़ोतरी हुई। 50 रुपए की सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, जबकि फिर से सुनो, जबकि 10 रुपए की सेलिंग प्राइस में घटोतरी हुई है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस मूल्य वर्ग के नोट के बिक्री मूल्य में, किस मूल्य वर्ग के बैंक नोट के सेलिंग प्राइस में घटोतरी हुई है, कमी हुई है। अभी तक मैंने पढ़ा कि किसमें बढ़ोतरी हुई थी, किसमें कमी हुई है, ये जानना भी जरूरी है। तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा 10 रुपए। 10 रुपए की सेलिंग प्राइस में घटोतरी हुई है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि बढ़ोतरी किसमें हुई ये भी जानना जरूरी होता है, घटोतरी किसमें हुई ये भी जानना जरूरी होता है। तो जो 10 रुपए का बैंक नोट है, ये 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021 के दौरान 990 रुपए में 1000 नोट छप जाती थी 10 रुपए की, ठीक है ना। जबकि अब ये जो है 960 रुपए में, इसकी प्राइस कम कर दिया गया, 960 रुपए, 30 रुपए कम कर दिया गया, ठीक है ना, 30 रुपए कम कर दिया गया। फाइनेंशियल ईयर 2021 के दौरान 990 रुपए में 10 रुपए की 1000 नोट छप जाया करती थी, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान 960 रुपए, 30 रुपए कम किया गया। पहले 990 था, बाद में 960 रुपए किया गया। 960 रुपए में 10 रुपए की 1000 नोट छपती है। तो ये चीजें आप लोग याद रखना। 10 रुपए की सेलिंग प्राइस में 10 रुपए का जो हमारा बैंक नोट का सेलिंग प्राइस है उसमें कमी हुई है, बाकी सब में बढ़ोतरी हुई है। 500 में कोई चेंज नहीं हुआ है, 2000 की नोट ही नहीं छपी थी। तो पूरा का पूरा खाका आप लोगों को बता दिया गया कि, और ये भी बता दिया गया कि 2021-22 फाइनेंशियल ईयर 21 के दौरान नोट की प्राइसिंग क्या थी, कितने रुपए में छपती बिकती थी, 2022 में कितने रुपए में छपती बिकती है, ठीक है। तो मैक्सिमम चीजें आप लोगों को बताएगी, पीडीएफ में सब कुछ आप लोगों को मिलेगा, काफी डिटेल में मिलेगा। क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं ये भी बताया गया कि कौन कौन से मूल्य वर्ग के नोट के सेलिंग प्राइस में वृद्धि हुई, किसमें कोई चेंज नहीं हुआ, कौन सी नोट नहीं छपी, किसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, किसमें सबसे कम वृद्धि हुई, कौन से नोट के सेलिंग प्राइस में घटोतरी हुई, ठीक है ना, कौन से नोट छपी ही नहीं। सारी चीजें आप लोगों को बताएगी। मैक्सिमम चीजें यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की है। वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद में पीडीएफ पढ़ना, चीजें याद हो जाएंगी। यहाँ से एक नया क्वेश्चन आप लोगों को देखने को एग्जाम में मिलेगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन है पीडीएफ में तो ये मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एक बार आप लोगों को बताऊँ जिससे कि चीजें आप लोगों के यहीं पर याद हो जाए, ठीक है ना। तो अगर हम लोग वॉल्यूम के टर्म में बात करेंगे तो 500 रुपए की जो नोट है सबसे हाईएस्ट है सभी प्रकार के बैंक नोट का 34.9% अकेला 500 रुपए की नोट का वॉल्यूम है फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान, ठीक ना, फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान। अगली चीजों पे अगर हम लोग आते हैं तो ओवरऑल करेंसी प्रिंटिंग की कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें कि पूरे साल का जो भी करेंसी प्रिंटिंग की गई उसकी कॉस्ट कितनी है, उसका खर्चा कितना आया फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 जो था वो सेकंड हाईएस्ट था करेंसी प्रिंटिंग कॉस्ट के मामले में, ठीक है ना। 2016-17 की अगर हम लोग बात करें, 2016-17 की अगर हम लोग बात करें तो 2016-17 के दौरान 8000 करोड़ रुपए के नोट छापे गए थे। मतलब कि नोट का जो करेंसी प्रिंटिंग की कॉस्ट थी उस समय 2016-17 के दौरान 8000 करोड़ रुपए थी। 8000 करोड़ रुपए के बैंक नोट छापे गए थे 2016-17 के दौरान, ठीक है। और अब फाइनेंशियल ईयर 2022 में अब जो है 4998, मैं फिर से लिख रहा हूँ, 4998 नहीं, 4984 4984.4 करोड़ रुपीस, ठीक ना,
4,984.4 करोड़ रुपए के बैंक नोट छापे गए हैं। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 4,984.4 करोड़ रुपए नोट की प्रिंटिंग कॉस्ट है सभी बैंक नोट की, ठीक है ना, जो कि सेकेंड हाईएस्ट है अब तक। सबसे ज्यादा 2016-17 के दौरान 8,000 करोड़ रुपए की बैंक नोट छापे गए थे। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान 4,984.4 करोड़ रुपए के बैंक नोट छापे गए हैं, ठीक है ना। अगले पॉइंट की तरफ बढ़े अगर, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 से अगर तुलना की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में टोटल प्रिंटिंग कॉस्ट जो थी, देखो ये तो 2016-17 का मैंने बताया, ये मैंने बताया फाइनेंशियल ईयर 2022 का 4,984.4 करोड़ रुपए। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में टोटल प्रिंटिंग कॉस्ट जो नोट की थी वो थी 4,012.09 करोड़ रुपए, ठीक ना। तो 4,012.9 करोड़ रुपए और 4,984.4 करोड़ रुपए अगर हम लोग बात करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2021 की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 2022 में नोट प्रिंटिंग कॉस्ट में 24% की बढ़ोतरी हुई है। कितने की? 24% की बढ़ोतरी हुई है। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरीके से भी की जा सकती है और ये सब कुछ पीडीएफ में मिलने वाला है, आपको ध्यान से पढ़ना आप लोग, ठीक। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो जो आरटीआई से और जानकारी मिली हुई उसमें यह बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान टोटल 13,350 मिलियन, मैं लिख रहा हूँ 13,350 मिलियन, ठीक ना। आरटीआई से जो और जानकारी मिली उसमें यह बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान टोटल 13,350 मिलियन पीस बैंक नोट का प्रोडक्शन हुआ। मतलब कि टोटल 13,350 मिलियन नंबर ऑफ नोट्स का प्रोडक्शन हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड के द्वारा, ठीक। तो काफी डिटेल में जाकर हम लोगों ने पढ़ा और एक एक पॉइंट पढ़ने की हम लोगों ने कोशिश की है यहीं पर, ठीक है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाला है। सारी चीजें वीडियो में यहाँ पर बताई गई हैं, ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिलेंगी। पीडीएफ में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो देखना, वीडियो देखने के बाद पीडीएफ पढ़ना, फिर उसके बाद में क्विज करना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि चीजें आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जा सकती है और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, सब कुछ मैंने आपको बताने की यहाँ पर कोशिश की है, ठीक है ना। और ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू हेल्प सिंप्लीफाई पेमेंट मैनेजमेंट व्हिच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद कार्ड 91 एंड रुपे। भुगतान प्रबंधन को सरल बनाने में मदद करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने कार्ड 91 और रुपए के साथ में साझेदारी की है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी यस बैंक इसका आंसर होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस इसको सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि कहीं पर एग्जाम में कुछ भी चीज़ें ऐसी ना पूछ ली जाए जो हम लोग पहले से पढ़े ना रहे, ठीक है। बस इस हिसाब से इसको पढ़ेंगे, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्ड 19 की यहाँ पर बात हुई है, तो कार्ड 19 जो है बेंगलुरु बेस्ड B2B कंपनी है। रुपए के बारे में आप लोग जानते हो, ऑप्शन नंबर बी यस बैंक इसका आंसर होगा। ऑप्शन में जितने भी बैंकें दी गई इनका हेडक्वार्टर, टैगलाइन, MD and CEO आप लोग रिकॉल करो। आगे बढ़ते हैं। By which name South Indian Bank SIB has recently launched a new portal for its corporate EXIM customers? किस नाम से साउथ इंडियन बैंक SIB ने हाल ही में अपने कारपोरेट EXIM ग्राहकों के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा SIB TF ऑनलाइन, ऑप्शन नंबर सी। SIB TF ऑनलाइन, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है। SIB TF ऑनलाइन, ठीक। ट्रेड रिलेटेड पेमेंट के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है साउथ इंडियन बैंक के द्वारा, ठीक है ना। बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कस्टमर्स के लिए है ये, और इसको फेज वाइज तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। फर्स्ट फेज में टोटल 3 टाइप के इंपोर्ट पेमेंट सपोर्ट करेंगे, और बस इतना ही जानना कितने टाइप के इंपोर्ट पेमेंट डिटेल करेंगे। सब पीडीएफ में थोड़ा बहुत देंगे, लेकिन यहाँ पर इतना और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस क्वेश्चन से और डीप में जाकर चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ पोर्टल का नाम ही इसमें पूछा जाएगा ना। बाय व्हिच नेम साउथ इंडियन बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू पोर्टल। तो बस ये पोर्टल का आप लोग नाम याद रखो, SIB TF ऑनलाइन, बस इतना ही पूछे जाना। और इससे रिलेटेड जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी पीडीएफ में दी जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ना। और SIB की बात हो रही है, यानी कि साउथ इंडियन बैंक की भी बात हो रही है, तो इसका हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो थ्रिसूर केरला में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। मुरली रामकृष्णन जो है वो इसके MD and CEO हो जाएंगे। एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी साउथ इंडियन बैंक की, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। By which name Bengaluru based neo banking platform Frio has recently launched its digital saving account in partnership with Equitas Small Finance Bank in जून 2022। बढ़िया क्वेश्चन है। बेंगलुरु स्थित नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म फ्रियो ने हाल ही में जून 2022 में
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी में किस नाम से अपना डिजिटल बचत खाता लॉन्च किया हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रीओ सेव, ऑप्शन नंबर डी। फ्रीओ सेव, ऑप्शन नंबर डी। देखो किस तरीके से मिलते जुलते ऑप्शन दिए गए ना आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो ऐसा नहीं करना। फ्रीओ सेव आप लोग याद रखना, ठीक है ना। फ्रीओ जो है एक बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। फ्रीओ की अगर हम लोग बात करें तो ये एक बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म है और इसी ने अभी हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में मिलकर पार्टनरशिप में अपना पहला डिजिटल सेविंग अकाउंट फ्रीओ सेव नाम से लॉन्च किया हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन की फ्रेमिंग बदल सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि फ्रीओ ने भी हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में मिलकर अपना पहला डिजिटल सेविंग अकाउंट लॉन्च किया, ठीक ना। तो उस कंडीशन में इसका आंसर होगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक। तो ये याद रखना कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग पर चीजें डिपेंड करती हैं। यहाँ पर मैंने जो है नाम पूछ लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने ये पूछ लिया हुआ है कि किस नेम से जो है ये लॉन्च किया गया है सेविंग अकाउंट, जो है डिजिटल सेविंग अकाउंट किस नेम से लॉन्च किया गया है फ्रीओ सेव में। इसको क्वेश्चन की फ्रेमिंग दूसरे तरीके से करके ये भी पूछा जा सकता था कि किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया। तो ये सब भी चीजें आप लोग ध्यान रखना, इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो सारे पहलू को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को पढ़ना, आँख कान नाक गला सब खुला होना चाहिए, चीज़ें दिमाग में घुसनी चाहिए। मुरारी बाबू की कथा, सत्यनारायण स्वामी की कथा के तरीके से नहीं सुनना है कि सुन लेना है और लास्ट में पंजीरी मिलेगी खाते हुए चले जाएंगे, फिर एग्जाम में करके नहीं आएंगे और हमसे बोलेंगे कि सर पढ़ाया हुआ नहीं आया था, मैंने तैयारी नहीं की। ये सारी चीज़ें बाद में करने से अच्छा है कि अभी आँख कान नाक गला खुला रखो, चीज़ों को याद करो और एग्जाम में करके आओ, ठीक। इस तरीके से आप लोग याद रखना, ठीक है। और अगले 10 महीनों के दौरान 1 मिलियन नए अकाउंट खोलने का प्लान है फ्रीओ का, ठीक ना। फ्रीओ के द्वारा अगले 10 महीनों के दौरान टोटल 1 मिलियन, ठीक ना, टोटल 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, टोटल 1 मिलियन नए अकाउंट खोलने का प्लान है फ्रीओ का। फ्रीओ एक नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। नियो बैंकिंग क्या होती है? नियो बैंकिंग मतलब वो होती है कि ऐसी बैंकिंग जिसकी कोई अपनी फिजिकल ब्रांचेज नहीं होती हैं, डिजिटली ये बैंकिंग करती हैं, ठीक ना। बेसिक चीज़ें हैं ये, बाकी फिर नियो बैंक के बारे में पढ़ना हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो पढ़ने के लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा कभी। लेकिन अभी मोटा मोटा अगर समझना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, आप में से कई सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी जो लोग नए हैं फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए बता दो कि नियो बैंक वो होती है जिसकी अपनी कोई फिजिकल ब्रांचेज नहीं होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस तरीके से याद रखना, EF या FE, देखो ई के तुरंत बाद में F आता है ना, तो फ्रीओ जैसे आएगा तो इक्विटास आप कर लेना भाई, जैसे रीजनिंग में प्लेस वैल्यू के हिसाब से नहीं करते हैं, इस हिसाब से आप कर लेना, याद कर लेना, या FE कर लो। फ्रीओ आएगा तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक ना, इस तरीके से कर लो। या फिर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के इस तरीके से आप इसका नाम ही इस तरीके से लग लो, फ्री इक्विटास पढ़ लो इस तरीके से। जैसे ऋतिक रोशन का नाम है, देखो ये पहले रहता है उसके बाद में R आता है, तो इसको भी इक्विटास का जो E है इससे पहले F लगा लो। अपने याद करने के तरीके मैं बता रहा हूँ ये सब। इसको आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हो, फ्रीक्विटास तरीके से कर सकते हो, तो आपको पता हो जाएगा। F जो है हमारा फ्रीओ को डिनोट करेगा, इक्विटास से आपको पता ही चल जाएगा। और फ्रीओ सेविंग अकाउंट है तो फ्रीओ सेव होगा, बहुत ज़्यादा नेसेसरी उलझने की जरूरत है नहीं। तो इस तरीके से चीज़ों को याद कर सकते हो, इस तरीके से आप बना सकते हो ना कि किस तरीके से आप चीज़ों को याद कर सकते हो। ये सबका अपना अलग अलग हो सकता है। मैं याद करता तो इस तरीके से करता, मैं याद करता था तो इस तरीके से करता था। आप अपना कुछ और भी बना सकते हो, ठीक है। मुझे जो लगा वो मैंने बता दिया, अगर आप कुछ और तरीके से भी याद कर सकते हो तो उससे भी याद कर, कोई दिक्कत नहीं। चीज़ें अल्टीमेटली याद होनी चाहिए, क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, बस इससे ज़्यादा और हमको किसी चीज़ से मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक। अगला और लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस वीडियो का। In order to launch the life insurance saving plan, which insurance company has recently partnered with PolicyBazaar.com in June 2022? जीवन बीमा बचत योजना शुरू करने के लिए किस बीमा कंपनी ने हाल ही में जून 2022 में PolicyBazaar.com के साथ में भागीदारी की है? इस क्वेश्चन में पूछा गया, वन लाइनर रहेगा, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर है, बस। और ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पढ़ इसलिए रहे कि कहीं पर कोई चीज़ें छूट ना जाए। वन लाइनर रहेगा और मैक्स लाइफ स्मार्ट फिक्स्ड रिटर्न डिजिटल प्लान नाम से ये पॉलिसी लॉन्च की जाएगी। फिर से सुन लो आप लोग, मैक्स लाइफ स्मार्ट डिजिटल रिटर्न, नहीं ये नहीं होगा, मैक्स लाइफ स्मार्ट फिक्स्ड रिटर्न डिजिटल प्लान नाम से ये पॉलिसी लॉन्च की जानी है। मैक्स लाइफ स्मार्ट फिक्स्ड रिटर्न डिजिटल प्लान नाम से लॉन्च की जाएगी, ठीक है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस क्योंकि इसका आंसर हो रहा है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? गुरुग्राम, ठीक ना, गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक। तो बस आज का वीडियो यहीं पर हम लोग वाइंड अप करेंगे। आज हम लोगों ने 23 जून तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया। इससे आगे
आने वाले वीडियो में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। वीडियो की स्टार्टिंग में लोगों के कुछ डाउट्स थे पेड कोर्स से रिलेटेड, वो मैंने बताने की कोशिश की है। इसके बाद में भी अगर आपका कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। और जो भी जितने भी कोर्सेज हमारे लॉन्च किए गए हैं सबका लिंक नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप परचेज कर सकते हो। किसी भी कोर्स को परचेज करने में कहीं पर कोई डाउट आ रहा है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे देखो चल रहा है, यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप बात कर सकते हो। हर टाइम फ़ोन पे बात करना पॉसिबल नहीं होता है तो आप व्हाट्सअप कर दिया करो, रिप्लाई कर दिया करूँगा मैं टाइम मिलने के बाद में, टाइम जब जैसे भी मिलता है। और लगेगा उस चैट के दौरान जब हम लोग व्हाट्सएप पर बात करेंगे लगेगा कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हमारे बीच में होना चाहिए तो हम लोग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी कर दिया जाएगा, कर लेंगे और आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।